ठीक है, तो आज का सेशन शुरू कर रहे हैं हम इस डीआई से। इस डीआई में क्या लिखा है देखो बेटा, इस डीआई में क्या लिखा है देखो, गिवन बिलो इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द वाइंड मिल्स। ठीक है, विंड मिल्स के अबाउट अबाउट जो है कुछ इन्फॉर्मेशन है इन 4 डिफरेंट विलेजेस, दैट इज अत्तलूर, बोदनम, ठीक है, चेहरा और डुमरी। नंबर ऑफ द वाइंड मिल्स इन द विलेज ए बी सी डी, ए बी सी डी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, द नंबर ऑफ, ठीक है, वाइंड मिल्स इन द विलेज ए बी सी डी आर 24, 20, 15 एंड 12 respectively. Electricity units produced in 1 week by one wind mill when they operated with maximum efficiency in village A B C D, ठीक है, is 2 lakhs per unit, 80,000 per unit, 1 lakh per unit and 1.5 lakhs per unit respectively. The number of houses in which village A B C D is 540, 240, 150, 350 respectively. मतलब यहाँ पे गिवन क्या है देखो, आपको ये बोला गया है कि चार जो है अलग अलग गांव है, ठीक है, जिसका नाम है ABCD। इन चारों गांव में बेटा जो है नंबर ऑफ जो है वाइंड मिल्स जो है लगाए गए हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ वाइंड मिल्स इन विलेज ABCD जो है हमें बताया गया है कि 20, 24, 15 और 12 इतने टोटल जो है ये क्या है, वाइंड मिल्स लगाए गए हैं। और इनके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो हो रही है 1 वीक में कितना हो रही है, तो ए में जो है 1 वीक में 2 लाख होती है, बी में 80,000 होती है, सी में 1 लाख यूनिट होती है और डी में 1.5 लाख यूनिट पर होती है। और इसमें जो नंबर ऑफ हाउसेस गिवन है हर एक विलेज में, तो हर एक विलेज में देखो, एक विलेज में 540, दूसरे इसमें 240, ऐसे अलग अलग जो है हाउसेस यहाँ पे हर एक मतलब गाँव में है। फिर क्या लिखा है देखो, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस हर कंज्यूम इक्वली ईच बाय हाउसेस इन द विलेज। मतलब जो टोटल यूनिट जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो हर एक गांव के हर एक विलेज, मतलब हर एक विलेज के हर एक मतलब फैमिली जो भी है, दूसरे जैसे 540 यहाँ पे क्या है हाउसेस है, तो हर एक हाउसेस जो है इक्वल इक्वल जो है क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। मान के चलो जैसे 100 यूनिट बिजली फॉर एग्जांपल पैदा हो गई और टोटल जो है गांव में 20 घर है, तो बेटा 20 घर मिला के जो है क्या करेंगे, एक एक घर जो है 5 यूनिट प्रति घर के हिसाब से बिजली बांटी जाएगी, इस तरह से बोला गया है। द डिफरेंट नंबर ऑफ वाइंड मिल्स ऑपरेट इन 4 डिफरेंट वीक्स ऑफ अ गिवन मंथ। मतलब ये जो वाइंड मिल्स आपको गिवन है, ठीक है, इनका ऑपरेशन के बारे में बताया गया है कि इन द फर्स्ट वीक द नंबर ऑफ वाइंड मिल्स ऑपरेटिव इन द विलेज ABCD इज 75%, 50%, 40% एंड 75% रिस्पेक्टिवली। मतलब जितने वाइंड मिल्स आपको गिवन है, जैसे मान के चलो कि बेटा ए में 24 वाइंड मिल्स गिवन है, तो ये 24 के 24 वाइंड मिल नहीं चलने वाले हैं। समझ रहे हो क्या, ये 24 के 24 वाइंड मिल नहीं चलेंगे, इसमें से कुछ वाइंड मिल जो है बंद रखे जाएंगे। ठीक है, ऐसा बोला गया। तो यहाँ पे क्या बोला देखो, जो चल रहे हैं उनके बारे में बोला गया है इन द फर्स्ट वीक। पहले जो सिटी ए का जो है या विलेज ए में अगर फॉर एग्जांपल 24 वाइंड मिले, तो 24 का सिर्फ 75% जो है मतलब चलेंगे। 24 का 75% कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, तो 18 वाइंड मिल चालू रहेंगी। फिर बी का जो है 50%, अगर बी में कितने हैं 20 है, तो 20 का 50% मतलब 10 वाइंड मिल चालू रहेंगी। इस तरह से आपको बोला गया है। तो देखो ये फर्स्ट वीक का डाटा, ये सेकंड वीक का डाटा है, फिर ये फोर्थ वीक का डाटा गिवन है और यहाँ पे थर्ड वीक का भी डाटा गिवन है। फिर नीचे में क्या लिखा है देखो, गिवन बिलो इज द 3 रेंजेस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द वाइंड मिल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन नंबर यूनिट पर वीक बाय 1 मिल। ठीक है, 3 वाइंड मिल्स आल्सो ऑपरेटेड ऑन डिफरेंट लेवल। मतलब ये जो वाइंड मिल्स है तो इनकी इफिशियंसी अलग अलग रहेंगी। जैसे आपने ट्रांसफार्मर के बारे में कभी सुना होगा एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। देखो ट्रांसफार्मर की एक इफिशियंसी होती है ना, इफिशियंसी मतलब काम करने की क्षमता। तो यहाँ पे हर वाइंड मिल की जो मतलब क्षमता है उसका एक लेवल है इफिशियंसी का। ठीक है, उस लेवल के हिसाब से हमें जो है ऑपरेट कराना है। तो यहाँ पे लिखा देखो, कंसिडर अपर लिमिट, ठीक है, ऑफ रेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैंने बोला कि लेवल 1 में अगर फॉर एग्जांपल कोई वाइंड मिल चल रहा है, इसका मतलब वो अपने हायर इफिशियंसी से चल रही है। ठीक है, क्योंकि अपर लिमिट बोला है। अगर लेवल 2 में कोई वाइंड मिल चल रही है तो ये जो है मिड रेंज में चल रही है, और लेवल 3 में कोई वाइंड मिल चल रही है तो एकदम लोअर रेंज पे चल रही है अपनी इफिशियंसी के। अब मिड रेंज कैसे कैलकुलेट करना है वो बताया गया है। देखो इन इफिशियंसी 2 ऑफ लेवल 2, ठीक है, इफिशियंसी 2 ऑफ लेवल 2। अगर लेवल 2 की इफिशियंसी निकालना तो ये हो गया देखो 45%, ये हो गया 55%। तो यहाँ पे 55% होगा बेटा लेवल 1 और यहाँ पे 45% होगा लेवल 3। ऐसा क्यों सर, क्योंकि जो अपर वाली होगी ना इफिशियंसी उसको लेवल 1 बोला गया है, और इन दोनों के बीच में जो है 45 और 55 के बीच में कितना होता है 50, तो इसको बोला गया है लेवल 2। ऐसा ही बोला गया देखो क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरह से जो ये डाटा गिवन है। ठीक है, होपफुली आपको समझ रहा होगा इस पूरे डाटा का मीनिंग क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, समझ जाएगा। ठीक है, पढ़ पाए हो। इनडायरेक्टली ब्रीफ में मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे 4 विलेज है ABCD। 4 विलेज में बेटा अलग अलग वाइंड मिल्स जो है लगाई गई है, और वाइंड मिल्स क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, और वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है उसको पर वीक के हिसाब से काउंट किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद में जो है ऐसे 4 वीक में जो है उनके स्लॉट बनाए गए हैं कि हर एक वीक में जो है
मतलब वाइंड मिल जो है कितने कितने चालू रहने वाले हैं। तो उनका परसेंटेज वाइज डाटा गिवन है कि पहले वीक में 75% वाइंड मिल चालू रहेंगी, तो दूसरे वीक में 50% रहेगी, ऐसा एक डाटा गिवन है परसेंटेज में। फिर ये भी बताया गया है कि जो वाइंड मिल चालू रहेंगी उनकी इफिशियंसी 3 अलग अलग लेवल पे, ए बी सी, मतलब 1 2 3। ये 1 2 3 लेवल पे जो इफिशियंसी है उसके बारे में हमें डाटा गिवन है। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत तो भी। ठीक है, बोलो समझा सबको? क्वेश्चन समझा क्या? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको देखो एक बात समझनी है कि आपको जो भी गिवन डाटा है पहले उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। क्या वर्क करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। आपको यहाँ पे जो गिवन डाटा है उसका यूज करना पड़ेगा प्रॉपरली। जैसे यहाँ पे मुझे बोला गया है कि टोटल कितने विलेजेस है, तो बेटा 4 विलेजेस है, तो मैं लिख देता हूँ 4 विलेज जिसका नाम है ए बी सी डी। ठीक है, तो ये टोटल 4 विलेज है। अब ये 4 विलेज में देखो बेटा यहाँ पे वाइंड मिल्स बोले गए, तो ये वाइंड मिल्स कितने, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे वाइंड मिल्स कितने हैं। ठीक है, तो पहले विलेज में जो है 24 वाइंड मिल्स है, दूसरे विलेज में बेटा 20 वाइंड मिल्स है, तीसरे विलेज में 15 है, और चौथे विलेज में जो है 12। ऐसे टोटल वाइंड मिल्स गिवन है। फिर क्या गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट प्रोड्यूस इन 1 वीक बाय अ 1 वाइंड मिल। ठीक है, मतलब यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो है कितना प्रोड्यूस हो रहा है पर वीक। ठीक है, इसके बारे में हमें डाटा गिवन है। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, देखो एबीसीडी के हिसाब से तो पहले इसमें देखो 2 लाख हो रही है पर वीक, दूसरे इसमें देखो बेटा 80,000 पर वीक, तीसरे इसमें देखो कितना है 1 लाख पर वीक, चौथे इसमें कितना है 1.5 लाख पर वीक। मतलब ये है इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, पर वीक में। और देखो हर एक गांव में देखो कितने कितने विलेज है, कितने कितने हाउसेस है, ये भी बोला गया। तो पहले गांव में जो है 540 हाउसेस है, दूसरे गांव में 240 हाउसेस है, तीसरे गांव में 150 है, और चौथे गांव में 350 है। तो इतना डाटा जो है हमें यहाँ से यहाँ तक जो है हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, अब नीचे में क्या लिखा देखो, द डिफरेंट नंबर ऑफ वाइन मिल्स ऑपरेटेड इन 4 डिफरेंट वीक। तो देखो अलग अलग वाइन मिल जो है अलग अलग वीक में जो है ऑपरेट होगी। ठीक है, तो ये लिखता हूँ मैं फर्स्ट वीक। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड वीक, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड वीक, और यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ वीक। और ये डाटा है बेटा वाइन मिल्स का, कितने वाइन मिल्स चालू रहने वाली है उसका डाटा मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट वीक के बारे में क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। ठीक है, इन द फर्स्ट वीक देखो पहले वीक में क्या हो रहा है 75% जो है, ठीक है, विलेज ए के वाइन मिल चालू रहेंगे। तो आपको 24 का बेटा 75% लेना है। देखो 24 का 75% मतलब ये होता है कि 24 का 50% होगा 12, तो उसका 5% हो जाएगा कितना 6, और 12 और 6 कितना 18, मतलब 18 वाइन मिल चालू रहेंगे सिटी ए में, विलेज ए में। ठीक है, इन फर्स्ट वीक। अगर हम बात करते हैं देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 50% मतलब विलेज बी में 50% मतलब बेटा 10 रहेंगे। ठीक है, विलेज सी में कितना 40%, देखो 15 चौ 60 मतलब 6 रहेंगे। विलेज डी में जो है 12 का 75%, 12 का 75% कितना होता है 9 होता है। अब ये कैसे निकालना, देखो जब भी 75% ऐसा कुछ भी फ्रैक्शन आ जाए तो 12 के बेटा 4 टुकड़े कर देना, 3 3 3 3। देखो ये 3 3 4 टुकड़े हो गए, ये हर एक टुकड़ा 25 25 के बराबर है, तो 75 कितना हो जाएगा 3 3 3 3 मतलब 9 हो जाएगा। ठीक है, जब भी 75% की वैल्यू निकालने की हो तो 4 टुकड़े करके एक टुकड़े को छोड़ देने का 75% मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सेकंड वीक में। सेकंड वीक में देखो 50% है, तो डायरेक्ट 24 का 50% 12 होता है। देखो 24 का 50%। दूसरे में देखो 75, मैंने अभी क्या बोला 5 टुकड़े 4 टुकड़े करने का, एक टुकड़ा फेंक देने का, मतलब कितना 12 रह जाएंगे 75%। 60% मतलब 15 छः तो 90, मतलब 9 आएंगे। ठीक है, और ये कितना 50%, 50% मतलब 12 का 50% कितना होता है 6 होता है। थर्ड वीक में देखो 75%, पहले का 24 का 75% कितना होता है 18 होता है, बराबर है। दूसरे का 100% मतलब टोटल 20 के 20 चालू रहेंगे। तीसरे का 80%, देखो 15 80 120 मतलब 12 आएगा। और ये देखो 50 मतलब इसका 50% मतलब 6 आएगा। फिर उसके बाद देखो फोर्थ वीक में क्या है 100%, 100% मतलब पूरे 24 वाइड मिल चालू रहेंगे। दूसरे इसमें 50% मतलब 10 वाइड मिल चालू रहेंगे। तीसरे इसमें देखो 60%, देखो 15 छक्का 90 मतलब 9 वाइड मिल चालू रहेंगे। और चौथे इसमें 75%। ठीक है, तो 12 का 75% आपको निकालना है, तो कितना होता है 9 होता है। तो इतने वाइड मिल्स चालू रहने वाले हैं प्रति वीक। बोलो समझा क्या, सबको समझा ये? और सभी लोग रिप्लाई किया करो। ये डाटा जो है आप लोग कॉपी कर लो। वैसे मैं आज ही छुड़ा रहा था ये डीआई, तो मैंने कॉपी कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, आप कर लो कॉपी। कॉपी हो गया, लिख लिया क्या आपने बुक पे? हो गया?
ठीक है, फिर भी मैं 1 मिनट देता हूँ, कुछ बच्चों का अगर नहीं हुआ है तो वो लिख ले, क्योंकि ये पूरा डाटा हमें काम में आने वाला है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है किस गांव में, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि नंबर ऑफ वाइंड मिल कितने चालू है हम वो देखेंगे, और हर वाइंड मिल जो है कितनी यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है पर वीक, हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कितनी हो रही है वो समझते जाएगा। ठीक है, और उसकी इफिशियंसी भी देखेंगे कि कितने की इफिशियंसी से वो काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे देखते रहनी है। ठीक है, तो देखो पहला सवाल है, सब लोग सॉल्व करिए। करो, आंसर बताओ फटाफट। ठीक है, ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो कैसे सॉल्व करना है। देखो आपको क्या बोला गया है, ठीक है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन विलेज ए, ठीक है, इन फर्स्ट वीक। देखो बेटा अभी मैंने अभी आपको डाटा समझाया था फर्स्ट वीक का। ठीक है, तो सभी लोग बताएंगे मुझे कि फर्स्ट वीक में विलेज ए का फर्स्ट वीक में कितने मिल्स चालू है। तो सर विलेज ए में जो है सर 18 मिल्स चालू है सर फर्स्ट वीक में, बराबर है, सभी को पता है। अभी हमने देखा था, देखो यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आप लोग, ये 18 मिल्स चालू है देखो विलेज ए में फर्स्ट वीक में, ऐसा। ठीक है, ऐसा आपको समझना है। ठीक है, चलो मैं पहले पूरा सवाल पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन बाय विलेज ए इन फर्स्ट वीक एट लेवल 1 ऑफ इफिशियंसी 2, ठीक है, टू द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन विलेज बी इन द सेकंड वीक, ठीक है, एट लेवल 2 ऑफ इफिशियंसी 1। ठीक है, थोड़ा सा गोल गोल घुमा रहा है। ठीक है, अभी जो है पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आपको क्या बोला गया है कि दो सिटी है, सिटी ए और सिटी बी, इनके बीच का रेशियो बताना है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का। तो विलेज ए में बेटा फर्स्ट वीक में कितने वाइंड मिल्स चालू है, तो आप बोलेंगे सर 18 वाइंड मिल्स चालू है। तो विलेज बी में कितने चालू है, तो विलेज बी में सर फर्स्ट वीक में 10 वाइंड मिल चालू है। आई थिंक फर्स्ट वीक नहीं बोला है, सेकंड वीक बोला है। ठीक है, सेकंड वीक में कितने वाइंड मिल चालू है, 15 वाइंड मिल चालू है। ठीक है, 15 वाइंड मिल चालू है। अब बोला गया है लेवल 1 ऑफ इफिशियंसी 2। देखो हमें इफिशियंसी 2 का बेटा लेवल 1, तो लेवल 1 होता है 55। मैंने अभी बताया देखो 3 लेवल है, लेवल 1, ठीक है, लेवल 2 और लेवल है 3, 3 लेवल है। तो लेवल 1 मतलब बेटा हायर इफिशियंसी, लेवल 2 मतलब मिड इफिशियंसी, और लेवल 3 मतलब होता है लोअर इफिशियंसी। अब जैसे मैं अगर इफिशियंसी 2 की बात करूँ, ठीक है, इफिशियंसी रेंज 2 की बात करूँ, ठीक है, इफिशियंसी रेंज 2 की बात करूँ, तो इसकी लेवल 1 इफिशियंसी हो जाएंगी बेटा 55, और इसकी लेवल 3 हो जाएंगी 45, और इन दोनों के बीच में जो एग्जैक्ट नंबर आता है ना वो होता है 50, वो हो जाएंगे मिड। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे ए में जो है, ठीक है, कितने वाइंड मिल चालू रहते हैं, 18 वाइंड मिल। और बेटा ए की जो है यहाँ पे वाइंड मिल की जो है कैपेसिटी, ये देखो प्रोडक्शन का जो है, ये देखो पर वीक कितना यूनिट प्रोडक्शन करती है। तो लेवल ए जो है, ठीक है, 2 लाख यूनिट प्रोडक्शन करती है, ठीक है, पर वीक बाय वन वाइंड मिल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स प्रोड्यूस इन 1 वीक बाय 1 वाइंड मिल। मतलब एक मिल के द्वारा 2 लाख यूनिट प्रति वीक जो है प्रोडक्शन होता है, जबकि बी में जो है 80,000 का जो है प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो देखो 18 वाइंड मिल चालू रहती है, और हर वाइंड मिल बेटा 2 लाख जो है क्या करती है, यूनिट्स का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, और इनकी इफिशियंसी का जो रेंज है वो है लेवल 1, और लेवल 1 मतलब होता है बच्चों कितना, 55। तो ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है,
बी में कितने वाइंड मिल शुरू होते हैं? तो बी में जो है लेवल 2 फर्स्ट वीक में जो है, सॉरी सेकंड वीक में जो है, ठीक है, सेकंड वीक में जो है 15 वाइंड मिल चालू है बी में, ठीक है, जिसमें से बी की इफिशियंसी बेटा 80,000। देखो अब यहाँ पे मैंने लिखा लाख में वैल्यू, देखो 2 लाख लिखा मैंने, यहाँ पे 2 लाख लिखा, मुझे उधर लिखना है 80,000, तो मैं 80,000 तो नहीं लिख सकता क्योंकि ये लाख है ये हजार है। एक तो मैं 2 लाख को बेटा एक तो 200 लाख लिख लूँ, 200,000 लिख लूँ, है ना, मैं 2 लाख को क्या लिख सकता हूँ 200,000, या फिर मैं 80,000 को क्या लिख सकता हूँ 4/5 लाख, है कि नहीं, मैं 80,000 को क्या लिख सकता हूँ 4/5 लाख। तो तुम दोनों में से कोई भी एक काम कर लो, एक तो अगर तुमको इधर 80,000 लिखना है तो तुम इधर 80,000 लिखो और इधर जो है 2 लाख की जगह 2,000 के लिखो, या फिर इधर क्या लिखो 4/5 लाख लिखो, क्योंकि 80,000 मतलब 4/5 लाख ही होता है। ठीक है, ये हो गई इनकी क्या यूनिट्स प्रोडक्शन पर वीक, और ये है इनका क्या बोला गया है लेवल 2 ऑफ इफिशियंसी 1, इफिशियंसी 1 का बेटा लेवल 2, लेवल 2 देखो 65% है, इंटू 65 ये ऐसा आएगा। बोलो पहले गिवन डाटा समझा कि नहीं, पहले बता दो भाई, बोलो यहां तक समझा सबको? बढ़िया, अब इसको कैंसिल कैंसिल कर लो फटाफट, आंसर आ जाएगा। तो ये जो है देखो डायरेक्ट डायरेक्ट जो है 5 का 3 गुना है, ठीक है, तो ये बेटा 2 का 2 गुना है, ये 3 दूने जो है कितना होता है 3 छक्का 18, ये 3 दूने 6, 6 का 3 गुना होता है 18, यहाँ पे 13 गुना होता है 5 का, और ये 5 हो जाता है 11 गुना, तो 33/13, ये आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 33/13। आई होप सभी बच्चों ने निकाल लिया होगा। किसको क्या नहीं समझा पूछ लो अभी। सबको सब समझ गया? जल्दी जल्दी बताते जाओ यार। ठीक है, इसको सॉल्व करो। अब जो डाटा गिवन है ना उसी का यूज करो, आपने अपने बुक में लिखा ना। बताओ आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है आपका आंसर। चलो चेक कर लेते हैं। देखो द टोटल यूनिट प्रोड्यूस इन विलेज सी, विलेज सी में जो है बेटा टोटल यूनिट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ वीक एट लेवल 1 ऑफ इफिशियंसी रेंज 1 is what percent of the total unit produced in village A in first and fourth week at level 2 of efficiency range 1। इनका बोलना क्या है कि विलेज सी में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा सेकंड वीक और फोर्थ वीक में, तो पहली बात देखो सेकंड वीक और फोर्थ वीक में कितने मिल्स चालू है। अगर मैं विलेज सी की बात करूं तो बेटा विलेज सी में आप सब लोग देख पाते हो, देखो यहाँ पे देख लो जिसको नहीं समझ रहा है, देखो विलेज सी में जो सेकंड वीक में व्हील चालू है वो है कितने 9, ठीक है, आई थिंक सेकंड और फोर्थ ही बोला है, ठीक है, सेकंड में 9 है,
और देखो फोर्थ में भी कितने हैं, 9 शुरू है। और विलेज सी में देखो बेटा कितना है यूनिट प्रोडक्शन, ठीक है, 1 लाख यूनिट पर वीक जो है एक वाइन मिल जो है चल क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ऐसा इनका बोलना है। ठीक है, तो विलेज सी में जो है सेकंड और फोर्थ वीक, देखो सेकंड और फोर्थ वीक मिला के कितने हो जाते हैं, 9 + 9, ठीक है, इतने जो है वाइन मिल शुरू रहते हैं। और ऊपर से उनकी बेटा एफिशिएंसी कितनी है, तो उनकी एफिशिएंसी है 1 लाख के हिसाब से, ठीक है। और ये जो है कितने में, देखो लेवल 1 पे है एफिशिएंसी रेंज 1 की, एफिशिएंसी रेंज 1 के बेटा लेवल 1 मतलब होता है 70%, 70% पे है। अब ए की बात करते हैं, ए में कितने हैं, देखो फर्स्ट और फोर्थ वीक, तो आपको पता है ए में देखो फर्स्ट और फोर्थ वीक में कितना है, फर्स्ट में 18 है, फोर्थ वीक में 24 है, ठीक है, तो इतने वाइन मिल शुरू है। उनका क्या होता है, उनका जो है 2 लाख के हिसाब से जो है वो क्या है, प्रति वाइन मिल जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। और इसमें क्या बोला है, देखो लेवल 2 का एफिशिएंसी रेंज 1, एफिशिएंसी रेंज 1 का लेवल 2, देखो एफिशिएंसी रेंज 1 इसका लेवल 2 होता है बेटा 65, तो ये हो जाएगा 65%। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा, ठीक है। अच्छे से काटोगे तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 42 होने वाला है, और ये 9 और 9 18 होने वाला है टोटल, है ना। इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो किससे कटेगा, देखो अगर मैं इसको काटू 14, ये होता है 5, 5 का 14 गुना, और ये 5 का होता है 13 गुना, ये होता है 14 तिरिक 42, ठीक है, 3 गुना, ये हो जाएगा 3 का, देखो 3 छक्का 18 6 गुना, यहाँ पे 6 आ गया, और देखो 2 का कितने गुना, 3 गुना, तो बेटा रेशो कितना आया, 3:13। तो ये चीज इसका कितना प्रतिशत है, तो ये 3/13% है, किसका, 100 का। तो ये हो जाएगा देखो 300/13 हो जाएगा। 300 देखो 13 का कितना प्रतिशत है बेटा, 13 जो है, ठीक है, 13 का 10 गुना होता है 130, 13 का 2 गुना और 10 गुना कर दूंगा तो और 130 हो जाएगा, ठीक है, और 130 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 260, और इसमें अगर मैं 39 मिला दूँ तो ये हो जाएगा 299, है ना। मतलब कितने गुना है, देखो ये 13 का 10 गुना, 10 गुना और ये 3 गुना, मतलब कितने गुना है, 23, तो 23 1/13%, ये सवाल का आंसर है। देखो ऑप्शन में है क्या, 23 1/13, 23 1/13 है ना, तो सेकंड ऑप्शन में है बेटा, देखो सेकंड ऑप्शन में 23 1/13, कैसे, देखो सेकंड ऑप्शन को थोड़ा सा जो है प्रॉपरली लिखा नहीं गया, देखो यहाँ पे 21/273 जो है ना, ये दोनों के दोनों जो है, ये दोनों के दोनों जो है कट जाते हैं, ठीक है। 21/273 जो है इसको आप किससे काट सकते हो, डायरेक्ट 21 से भी काट सकते हो, फिर इसको पहले 3 से काटो फिर 7 से काटो तो ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये 1/13 आएगा। थोड़ा क्लास को हाँ कर दो, ठीक है, होपफुली क्लियर होगा सभी लोगों को ये सवाल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ अभी यहाँ पे देखो पर हाउस के हिसाब से पूछा गया है, बताओ डीआई आसान हो गया अभी ये, ठीक है, पहले ही इतनी मेहनत करवा लिया हमसे, अब कहाँ डीआई तो आसान ही होगा ना।
ओके 10:33 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ यूनिट्स कंज्यूम पर हाउस इन विलेज बी इन वीक 4? देखो वीक 4 में विलेज बी की तरफ देखना है आपको, ठीक है, एंड सेकंड वीक, ठीक है, एट लेवल 1 ऑफ सी। हाँ मतलब सी, बी और सी का रेशियो बताना है, ठीक है, चलो करते हैं। तो विलेज बी में जो है बेटा फोर्थ वीक में कितने जो है वाइंड मिल शुरू है, देखो विलेज बी में सर फोर्थ वीक में जो है सर 10 वाइंड मिल शुरू है, बहुत बढ़िया, 10 वाइंड मिल शुरू है। और वो कितने की इफिशियंसी से ऑपरेट करेगी, लेवल 3 से करेगी, इफिशियंसी रेंज 3 के, इफिशियंसी रेंज 3 का बेटा लेवल 3 होता है 30%, तो 30% से ऑपरेट करेगी। और बी का खुद का देखो यहाँ पे कितना है, आपको पता है ये टोटल 10 है, और इसका जो है 80,000 है ना, बी का बेटा 80,000 है ना, 80,000 को हम क्या बोलते हैं 4/5 लाख, है ना, ऐसा लिख दूंगा 4/5 लाख, ठीक है। अब विलेज सी में देखो कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो विलेज सी में जो है सेकंड वीक, तो सेकंड वीक देखो विलेज सी का कितना है 9 है, ठीक है, और विलेज सी में जो है प्रोडक्शन कितना है 1 लाख का है, ठीक है, और कितना है इफिशियंसी रेंज 2 का लेवल 1, इफिशियंसी रेंज 2 का लेवल 1 होता है बेटा 55%, ठीक है। तो ये हो गई, इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई है इसके यहाँ पे, लेकिन हमको पर हाउस कंजम्पशन बताना है। तो पर हाउस कंजम्पशन क्या होता है बेटा, मुझे एक बात बताओ, अगर 400 यूनिट की बिजली फॉर एग्जांपल तैयार होती है, और वो बिजली जो है बेटा मेरे को 40 घरों में इक्वली बांटनी है, मतलब 40 हाउसेस में इक्वली बांटनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 40 हाउसेस को इससे डिवाइड करना पड़ेगा ना। इन द सेम वे यहाँ पे बी में कितने हाउसेस है, तो सर बी में जो है टोटल सर 240 हाउसेस है, तो मुझे यहाँ पे 240 लेने पड़ेंगे। और सी में कितने हाउसेस है टोटल, तो सर सी में 150 हाउसेस, तो यहाँ पे मुझे 150 लेने पड़ेंगे, बस इसका रेशो ले लो, ठीक है, करते कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, तो ये 5 का 11 गुना हो जाएगा, और ये 5 का जो है 30 गुना, 5×3 = 15, है ना, और देखो 3×6 3×8 = 24, मतलब 8×3 = 24, ये हो जाएगा इस तरह से। और क्या कटेगा, यहाँ पे बेटा कटेगा 3 से, ये 10 बार हो जाएगा, 3×3 = 30, और ये हो जाएगा 3 का, इस तरह से कटेगा, है ना, ठीक है। देखो अब देखो ये 5 ध्यान से सुनो, ये 8 है और ये 5 है, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, है ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, 8 5 40, तो देखो ये 40 और ये सब कट जाएगा, तो बचेगा कितना 10, और उधर रहेगा 33, तो 10:33 सवाल का आंसर। बोलो क्लियर हो रहा है, सभी को समझा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बेटा ये IBPS PO के मेंस का 2018 का सवाल है, ठीक है, 3 क्वेश्चन थे इसमें, होपफुली तुमको समझ गया होगा। क्वेश्चंस में उतना दम नहीं है, लेकिन गिवन डाटा को एक्सट्रैक्ट करते आना चाहिए बस, ठीक है ना। ये वाला DI था आपका, ठीक है, अभी और एक DI सॉल्व करते हैं हम लोग, ये वाला। वैसे 2 DI है, देखो एक है ना ये वाला DI मेरे पास मिल्कमैन का, ठीक है, ये एक मिल्कमैन वाला DI है। इसमें थोड़ा सा रेशो का कंसेप्ट और परसेंटेज का कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, वो रेशो वाला कल भी सॉल्व कर सकते हैं हम, या फिर इसके एंड में सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा अच्छा है। बोलो कौन सा सॉल्व करना है, बताओ, आपको बताओ, आप बताओ कौन सा सॉल्व करना है, वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है सॉल्व करो, पढ़ो पहले डाटा पढ़ो, पेंटागन। ठीक है, पहले डाटा पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो ये है बेटा मेंस लेवल का DI, ठीक है, आप ध्यान से जो है समझने की कोशिश करिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ध्यान दो। देयर आर 5 सॉल्यूशंस 1 2 3 4 5 ऑफ 3 गैसेस इन द लिक्विड, ठीक है, फॉर्म, दैट इज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। द पाई चार्ट बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन इन डिग्री ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन दोज 5 सॉल्यूशंस, ठीक है।
And the rudder graph given below shows the percentage of more or less amount of nitrogen and oxygen with respect to the amount of hydrogen in those 5 solution. यहाँ पे क्या बोला है देखो, सिंपली आप चीजों को समझने की कोशिश करो। जैसे आप 5 अलग अलग सॉल्यूशन है, तो बेटा हर एक सॉल्यूशन, जैसे ये फॉर एग्जांपल एक पहला सॉल्यूशन है, ऐसे ये दूसरा सॉल्यूशन है, ये ऐसा तीसरा सॉल्यूशन है, चौथा सॉल्यूशन है, ऐसे पांचवा सॉल्यूशन है, ऐसा टोटल 5 सॉल्यूशन है। तो इसमें बेटा क्या है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरह से जो है 3 कंटेंट है हर एक सॉल्यूशन में। और आपको जो पहला ये जो पाई चार्ट है ना, ये क्या शो कर रहा है, ये हाइड्रोजन के बारे में बताना चाहता है हमको। ये हाइड्रोजन के बारे में बताना चाहता है कि ओवरऑल जो है जितने भी सॉल्यूशन है, तो बेटा इसमें हाइड्रोजन कितने के मतलब परसेंटेज में है हर एक सॉल्यूशन में, ठीक है, ये उसका डाटा है। और ये क्या है देखो, ये बताना चाहता है कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन कितना ज्यादा है या कितना कम है, या नाइट्रोजन कितना ज्यादा है या कितना कम है, ये डाटा शो करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आपको समझ रहा है, 5 सॉल्यूशन है, उन सॉल्यूशन में बेटा 3 लिक्विड का मिक्सचर है, नेमली हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों के लिक्विड फॉर्म का मिक्सचर है हर एक सॉल्यूशन में, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे जो ये डाटा जो है, ये पाई चार्ट हमें, ये जो पाई चार्ट है ये हमें शो करना चाहता है हाइड्रोजन का वैल्यू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज नहीं, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ डिग्री है, ठीक है, ये डिग्री के फॉर्म में जो है हमको गिवन है। और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा जो है परसेंटेज में बताई गई है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अगर मान के चलो, अगर मैं यहाँ पे एक डाटा ले लेता हूँ, जैसे सोल्यूशन 5 में देखो बेटा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी 50% है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ना, ये नाइट्रोजन को शो कर रही है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बेटा 50% ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन अगर 2 है तो नाइट्रोजन 3 होगा। इस तरह से ये शो करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। होपफुली आपको समझ रहा है ये चीजें। बोलो पहले समझा क्या है, डीआई को समझना जरूरी है, बाकी कुछ नहीं। ये समझा सबको? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो, अभी हम जो है पहले चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ठीक है। अगर मैं बेटा सवालों की बात करूं, देखो बेटा क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बेटा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का जो है कहीं ना कहीं एक तो परसेंटेज वैल्यू चाहिए, मैं एक तो ये बोलूंगा, या फिर मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट इनका रेशियो चाहिए। दो ही चीजें हो सकती है ना, क्योंकि देखो ये वाला जो ग्राफ है ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन के बारे में बताना चाहता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री। तो बेटा मैं डिग्री को किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं डिग्री को कन्वर्ट कर सकता हूँ परसेंटेज में। वो तो मेरे को आता है डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, वो मैं पढ़ा दूंगा आपको, या आपको भी खुद को भी पता है, ठीक है। तो हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, इससे हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगा, हाइड्रोजन का परसेंटेज। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ये हाइड्रोजन के कंपेरिजन में बता रहे कि कितना परसेंट ज्यादा है या कितना परसेंट कम है, इस फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर ग्राफ के थ्रू या पेंटागन ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो ये हमें चीजें जो है कैलकुलेट करनी है। तो मैं इसका लिंक जोड़ने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन कितना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि सॉल्यूशन ए में बच्चों 90 डिग्री का जो है क्या है, सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन ए में 90 डिग्री जो है हाइड्रोजन है। अब मेरी बात समझो, कि टोटल होता है बेटा 360 डिग्री का सर्कल, इस पूरे 360 डिग्री में जो है इतना पोर्शन मतलब 90 डिग्री जो है ऑक्यूपाई किया है सॉल्यूशन ए ने इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं बोलूंगा कि टोटल होता है 360 बेटा, उसमें से 90 डिग्री ऑक्यूपाई किया, मतलब 360 का 90 डिग्री मतलब कितना होता है 1/4, मतलब 1/4 पोर्शन ऑक्यूपाई किया है। इस पूरे पाई चार्ट का कोई चीज अगर 1/4 पोर्शन ऑक्यूपाई करता है तो बेटा बाय डिफॉल्ट 25% हो जाएगा। समझ रहा है? ये कितना किया है, 60 किया, तो सर ये 60 किया है आउट ऑफ 360, तो बेटा ये देखो ये कितना हो जाएगा, देखो 6 6 36 मतलब 1/6 पोर्शन, 1/6 मतलब होता है 16.66% हाइड्रोजन है इसके अंदर सोल्यूशन बी में। सोल्यूशन 3 की बात करें तो बेटा देखो यहाँ पे कितना आएगा 72 बटे कितना आएगा 360 इंटू 100। तो 72 देखो 36 का 2 गुना, 36 का 10 गुना, मतलब 1/5, 1/5 मतलब होता है कितना 20%। यहाँ पे कितना ऑक्यूपाई किया, देखो 108 ऑक्यूपाई किया आउट ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। इसको अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये 36 का जो है 3 गुना है, और ये 36 का 10 गुना है, मतलब 30% हो जाएगा। अब ये कितना है, देखो 30 है, तो 30 बटे बेटा 360, देखो 12, देखो ये कितने बार होता है 1/12 ना, 12 तो 1/12 मतलब कितना 8.33% जो है इसके अंदर हाइड्रोजन है। बोलो ये क्लियर हुआ आपको? समझा तो ये हाँ बोलो, मैं पहले बता रहा हूँ, अपने मर्जी से हाँ हाँ नहीं बोलते बैठने का, समझा तो हाँ बोलने का, नहीं समझा तो ना बोलने का।
ठीक है, अभी चलो अभी हम बात करते हैं सेकंड की। देखो ये जो है इन टर्म्स ऑफ देखो हाइड्रोजन के इसमें कैलकुलेट किया गया है इस डाटा को। देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ तुमको सॉल्यूशन ए में। बेटा देखो सॉल्यूशन ए में जो है ये जो लाइन है ना, ये नाइट्रोजन को शो कर रही है, और ये जो लाइन है ये ऑक्सीजन को शो कर रही है। ये जो येलो वाला दिख रहा है ना ग्राफ आपको, ये ऑक्सीजन को शो कर रहा है। और आपको ये मैं ऑलरेडी इस टाइप का मतलब ग्राफ पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। देखो इसमें बेटा ये 50% को शो कर रहा है, ये 25% को शो कर रहा है, ये 0% को शो कर रहा है, ये 25% को शो कर रहा है, और ये जो अंदर में होता है ना, अंदर में जो है इसको -50% बोला गया है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं सॉल्यूशन ए की बात करूं, सॉल्यूशन वन की बात करूं, तो सॉल्यूशन वन में जो नाइट्रोजन है बेटा ये देखो प्लस में, निगेटिव नहीं है, मतलब प्लस, मतलब हाइड्रोजन के कंपेरिजन में 25% ज्यादा है। हाइड्रोजन के कंपेरिजन में कितना परसेंट ज्यादा है? 25% ज्यादा है। मतलब अगर मैं 25% के लो बेटा 1/4 लूँ तो 4 में 1 ज्यादा है। ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि हाइड्रोजन के कंपेरिजन में जो है, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है बेटा ये कितना परसेंट ज्यादा है? 25% ज्यादा है। मतलब देखो 4 में 1 ज्यादा है। 4 में 1 ज्यादा मतलब हाइड्रोजन 4 होगा तो नाइट्रोजन कितना होगा? 5 होगा। ऐसा बोल सकता हूँ मैं। और देखो यहाँ पे देखो 25% कम है। 25% कम है मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर हाइड्रोजन 4 होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा? 3 होगा। इस तरह से बोलो, ये समझा क्या? यहाँ से समझना बहुत जरूरी है, यहाँ से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा समझाना, मेरे लिए भी समझाना डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप ये नहीं समझ पाओगे तो। ये हम समझा सबको। देखो जिसको नहीं समझ रहा मैं उसको डर से पढ़ाऊंगा, ठीक है? सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है? किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं थोड़ा सा डबल से बताता हूँ। देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे सॉल्यूशन वन में बेटा ये जो है 25% है ना नाइट्रोजन, मतलब 25% ज्यादा है किससे? हाइड्रोजन से। और देखो यहाँ पे देखो ये पहले ग्राफ में देखो यहाँ पे 25% कम है। 25% ज्यादा है मतलब बेटा क्या है? 1/4 मैं समझ रहा हूँ 25% करो तो 4 में 1 ज्यादा है। मतलब हाइड्रोजन अगर 4 होगा, ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है 4 में 1 ज्यादा है मतलब 5 है। ऐसा इनका बोलना है। और यहाँ पे 25% कम है मतलब 1/4, मतलब 4 में 1 कम है। तो वैसे भी मैंने हाइड्रोजन को 4 ही माना है, तो 4 में 1 का मतलब 3 है। इस तरह से। तो ये हो गया सॉल्यूशन वन के बारे में, ठीक है? ऐसा आपको हर एक सॉल्यूशन का निकालना है, सॉल्यूशन वन, सॉल्यूशन टू, सॉल्यूशन थ्री, सॉल्यूशन फोर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर फिर इसका क्या मतलब है? तो बेटा आपको देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो वही डायरेक्ट डायरेक्ट रेशो बना के निकाल लो, या फिर आप ऐसा बोलो कि 4 की वैल्यू 25% है तो 5 की वैल्यू कितनी, तो फिर 5 की वैल्यू निकालते बैठो, फिर 3 की वैल्यू निकालते बैठो। तो बेटा पहली बात तो ये है ना, मल्टीपल नहीं बन रहे। मतलब 4 का मल्टीपल वैसे भी 25 नहीं बनता, तो फिर 5 का मल्टीपल बनाने जाओगे तो आंसर पॉइंट में लिखना पड़ेगा। तो वैसे भी परसेंटेज लिख के क्या करना है मुझे? ठीक है, मैं सवाल को रेशो में लिख लेता हूँ ना, क्योंकि रेशो बेटर होता है एज कम्पेयर टू परसेंटेज। समझ रहा है? तो बेटा आप किसी को अगर परसेंटेज में लिखना है सवालों को, तो वो ऐसा बोल सकता है कि 4 की वैल्यू 25% के बराबर है। ऐसा कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको लिखते हैं। मैं एक 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 काम करता हूँ, रुको। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ। एक मिनट। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सॉल्यूशन वन, सॉल्यूशन टू, सॉल्यूशन थ्री, सॉल्यूशन फोर, और ये है सॉल्यूशन फाइव। ठीक है, हम बीच में लिखेंगे हाइड्रोजन को, इधर लिखेंगे ऑक्सीजन को, और इधर लिखेंगे नाइट्रोजन को। ठीक है, तो सॉल्यूशन वन में कितना है? 5:3 का रेशो आया। याद रखो भाई क्या कर रहा हूँ मैं। सॉल्यूशन वन में रेशो आया 5:4:3 का। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन बी की बात करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन सेकंड की बात करता हूँ मैं। देखो सॉल्यूशन टू की बात करते हैं। सॉल्यूशन टू का है देखो यहाँ पे। सॉल्यूशन टू में देखो बेटा 50% देखो ज्यादा है। कौन? ऑक्सीजन जो है 50% ज्यादा है। 50% मतलब होता है बेटा 1/2, है ना? पहले देख लो अच्छे से कि डायरेक्ट 2 नहीं लिख देने का, यहाँ पे पहले देख लेने का। नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन जो है ना सर 25% ज्यादा है। नाइट्रोजन बेटा देखो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है? 25%। 25% मतलब कितना होता है? 1/4। और 2 और 4 का बेटा एलसीएम क्या होता है? 4। तो हाइड्रोजन को 4 मान लो। ऑक्सीजन क्या है बेटा? 50% ज्यादा है। देखो येलो लाइन ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जो है 50% ज्यादा है, मतलब 4 में 2 ज्यादा मतलब 6 है। और ये क्या है देखो 25% ज्यादा, मतलब 4 में 1 ज्यादा मतलब 5 है। तो ये 5:4:6 आएगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है क्या? ठीक है,
एक बार बता दो, ध्यान दो। तुम पहले ये पूरा डाटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ, ठीक है? मेरे को लिखने के लिए थोड़ा ये हो रहा है, ठीक है? तुम पहले इस पूरे डाटा का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ध्यान दो अभी। देखो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं पहले लिख रहा हूँ आई थिंक ऑक्सीजन, नहीं, मैं पहले लिख रहा हूँ नाइट्रोजन। क्या लिख रहा हूँ पहले रे? हाँ, नाइट्रोजन। पहले मैं लिख रहा हूँ नाइट्रोजन, यहीं पे बना लेता हूँ, देखो यहीं पे बना लेता हूँ बेटा। नाइट्रोजन लिख रहा हूँ, बीच में लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑक्सीजन, ठीक है? हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन 1 की, सॉल्यूशन 2 की, सॉल्यूशन 3 की, ठीक है? इधर मैं और लिख दूंगा, मैं कहते हुए सॉल्यूशन 3 हो गया, सॉल्यूशन 4 की, और यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन 5 की, ठीक है? ऐसे मैं वैल्यू लिखने वाला हूँ, ठीक है? ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो पहले इसका कितना है बेटा रेशो? 5:4:3 आया था, ठीक है? 5:4:3, ठीक है? अब ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। सॉल्यूशन 2 कहाँ है? देखो सर, सॉल्यूशन 2 यहाँ पे है बेटा। सॉल्यूशन 2 में जो येलो लाइन है ना, येलो लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है सर? ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करती है। तो बेटा ऑक्सीजन जो है ना 50% ज्यादा है, किससे? हाइड्रोजन से, क्योंकि ये सब कंपेरिजन हाइड्रोजन से हो रहा है। और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना ज्यादा है? तो नाइट्रोजन जो है ना सर 25% ज्यादा है बेटा। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। अगर ये हाइड्रोजन से 50% ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन अगर 2 है तो ऑक्सीजन बेटा 2 में 1 ज्यादा मतलब 3 है। लेकिन देखो ये नाइट्रोजन जो है 25% ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन अगर बेटा 4 है तो नाइट्रोजन जो है उसमें 1 ज्यादा है। तो बेटा एक काम करो ना, 2 और 4 का एलसीएम 4 ही ले लो ना, क्योंकि 2 लेने से आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करो, हाइड्रोजन को 4 मान लो। अगर मैं हाइड्रोजन को 4 मान लेता हूं तो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से 50% ज्यादा है, मतलब 4 में बेटा 4 का 50% कितना होता है? 2। 50% ज्यादा है मतलब 6 है। और नाइट्रोजन जो है 25% ज्यादा है, तो 25% ज्यादा मतलब 4 में 1 ज्यादा मतलब 5 है, मतलब 5:4:6। अब समझा क्या? बोलो। अब इन द सेम वे आपको सभी चीजों का निकालना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, अब मैं निकालता हूं, देखो तीसरे इसका। ध्यान से समझो, जिसको नहीं समझ रहा मैं रिपीट रिपीट नहीं पूछूंगा, समझा क्या करके। देखो सॉल्यूशन 3 यहाँ पे है। सॉल्यूशन 3 में नाइट्रोजन कितना है? तो सर नाइट्रोजन जो है -25% है बेटा, -25% है नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन कितना है सर? ऑक्सीजन -50% है। अब मुझे पता वही सीन हुआ कि नहीं, -25 मतलब 1/2, यहाँ पे 1/4। तो बेटा हाइड्रोजन को 4 ही मान लो ना, उससे अच्छा हाइड्रोजन को 4 मान लो। येलो लाइन किसकी है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या है? 50% कम है, 50% कम है मतलब ये 4 है, तो भाई ये 2 है। नाइट्रोजन क्या है? 25% कम है, अगर ये 4 है तो ये एक कम है, मतलब 3 है। 3:4:2, बरोबर है? आप भी निकाला करो ना साथ में मेरे, तभी तो आपको समझेगा। तो मैंने यार फास्ट रिप्लाई करा करो यार, मैं जैसे पूछता हूँ ना बराबर है क्या, तो कम से कम 2 लोग तो रिप्लाई कर दिया करो मिनिमम। ठीक है, सॉल्यूशन 4 की बात करते हैं। सॉल्यूशन 4 यहाँ पे देखो, ये क्या है? ऑक्सीजन है सर। ऑक्सीजन कितना परसेंट है बेटा? ऑक्सीजन जो है सर 25% ज्यादा है, ओके। और ये क्या है सर? ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सॉरी, ये क्या है? नाइट्रोजन। बेटा नाइट्रोजन कितना है? 25% है, कम है। 25% मतलब बेटा होता है 1/4। ये क्या होता है? 1/4, तो हाइड्रोजन को 4 ही मान लो। नाइट्रोजन देखो, ये वाली रेड वाली लाइन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है कम है, मतलब बेटा यहाँ पे 3 लिखूंगा मैं। हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा है, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 5 लिखूंगा। तो ये हो गया 3:4:5। और सॉल्यूशन 5 की बात करो तो देखो नाइट्रोजन कितना है? 50% ज्यादा है। और ये कितना है? देखो बेटा ये जो है डायरेक्ट डायरेक्ट 25% कम है ना? ये क्या है? 25% कम है। तो अभी भी मैं क्या कर लेता हूँ? 4 मान लेता हूँ। नाइट्रोजन 50% ज्यादा है मतलब नाइट्रोजन 6 है, 25% कम मतलब 4 में 1 कम मतलब 3 है। बोलो, ये आया क्या सभी का रेशो? लास्ट वाला देखो सभी लोग। ठीक है, अब इस डाटा को बेटा तुमको लिखना पड़ेगा अपने बुक पे, क्योंकि ये काम की बात है हमारे। ठीक है, चलो लिख लो, मैं भी लिख लेता हूँ।
फटाफट लिख लो सब लोग, और जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखो, गलत नहीं होना चाहिए कुछ भी। और बराबर लिखो, ऊपर में नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखा है मैंने, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख देना। ठीक है, तो मैंने 5 सॉल्यूशन का डाटा लिख लिया है, आपने भी लिख लिया होपफुली। ठीक है, हम लोगों को सब समझ गया है कैसा कैसा आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन 1 में जो है 5:4:3 के रेशो में NHO है, सॉल्यूशन 2 में 5:4:6 के रेशो में है, सॉल्यूशन 3 में 3:4:2 के रेशो में है, सॉल्यूशन 4 में 3:4:5 के रेशो में, सॉल्यूशन 5 में जो है 6:4:3 के रेशो में है। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। पाई चार्ट वाला डाटा, पाई चार्ट वाला डाटा काम का ही नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि आपने रेशो में कन्वर्ट कर लिया है ना पूरे हाइड्रोजन को। वो लिखने की जरूरत नहीं पाई चार्ट वाले डाटा को अभी, क्योंकि वो पाई चार्ट वाला डाटा है ना हर एक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन कितना है ये बताने की कोशिश कर रहा था, और बेटा हमने उसको ऑलरेडी यहाँ पे कंपेयर कर लिया ना रेशो वाइज। देखो मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा, देखो देयर आर 5 सॉल्यूशन 1 2 3 4 5 ऑफ द 3 गैसेस इन लिक्विड फॉर्म हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। पाई चार्ट बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन दोस 5 सॉल्यूशन। मतलब ये 5 सॉल्यूशन में जो है डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है हाइड्रोजन का, तो बाकी कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है खास, ठीक है इसे करो। बोलो आंसर बोलो। 162, बहुत बढ़िया। ठीक है ध्यान दो, क्या लिखा है देखो, आपको क्या बोला गया है। When solution 1 and 2 are mixed in the ratio 4:5, solution 1 और solution 2 को बेटा 4:5 के रेशियो में मिक्स करना है टू फॉर्म द फाइनल सॉल्यूशन, ताकि एक सॉल्यूशन जो है फॉर्म कर सको। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन द फाइनल सॉल्यूशन इज 12 लीटर, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ न्यूली फॉर्म सॉल्यूशन। मतलब आपको देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, ध्यान से समझो। मैंने आपको याद है कि आपको मैंने रेशियो में भी पढ़ाया था और मैंने एलिगेशन में भी पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा बेटा, मैंने रेशो में भी पढ़ाया था और एलिगेशन में भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि देखो दो वेसल रहते हैं, इसमें मिल्क और वाटर रहता है, देखो 1:2 के रेशो में, इसमें मिल्क और वाटर रेशो फॉर एग्जांपल 2:3 के रेशो में, है ना। फिर क्या करते हैं हम इन दोनों को मिक्स करके जो है और एक वेसल में डाल देते। तो इसमें बेटा मिल्क और वाटर का रेशो कितना, ये टाइप का सवाल पूछ सकता, या फिर आपको ये पूछेगा कि ये ए और बी जो है आपने कितने के रेशो में लिए, ये टाइप का सवाल पूछ सकता। ये दो टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। मैंने आपको बोला था कि इस टाइप के सवालों में जो है एक जगह पे एलिगेशन लगता है, एक जगह पे रेशो लगता। कितने लोगों को याद आ रहा है बताओ बोले ये टाइप के सवाल। रेशो एंड प्रोपोर्शन में, ठीक है, मैंने ये पढ़ाया था आपको मिक्सचर्स, क्वेश्चंस ऑन मिक्सचर या प्रॉब्लम ऑन मिक्सचर के नाम से पढ़ाया था। और एलिगेशन में बेटा मिक्सचर्स के नाम से ही पढ़ाया था, मिक्सचर एलिगेशन में मिक्सचर में पढ़ाया था, है ना। वो चीजें जिसको याद है ना वो इस DI को फटाफट कर लेगा। ठीक है ध्यान से समझो। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो कि बेटा दो सॉल्यूशन है, पहला है सॉल्यूशन 1 और दूसरा है सॉल्यूशन 2। हम पहले इसमें लिख लेते हैं हमारे NHO का डाटा। NHO कितना है देखो, सॉल्यूशन 1 में जो बेटा NHO है, ठीक है, उसका हम वैल्यू लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन 1 में है कितना 5:4:3, और सॉल्यूशन 2 में जो है वो कितना है 5:4:6। ठीक है 5:4:6। मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन 1 की, तो सॉल्यूशन 1 में टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, अगर मैं रेशियो वाइज भी ऐड कर दूं तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 5 और 4 9 और 3 कितना 12। तो सर टोटल क्वांटिटी सर 12 हो गई। सॉल्यूशन 2 में बेटा टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 5 और 4 9 9 और 6 कितना हो गई 15। तो सर सॉल्यूशन बी में सर 15 हो गई। हमको सॉल्यूशन 1 और 2 जो है ना बेटा 4:5 के रेशियो में मिक्स करना है।
तो हम इसको क्या करते, सबसे पहले इक्वल करते, बाद में 4:5 के रेशो में जो है इसको क्या करते, कन्वर्ट करते। लेकिन क्या ये खुद ही 4:5 के रेशो में क्या, एक बार कन्वर्ट करके देखो। तो हाँ सर देखो, 3 का सर 4 गुना, 3 का सर 5 गुना, हाँ तो ये सर खुद ही सर 4:5 के रेशो में ऑलरेडी मिक्स है। अगर बेटा ये ऑलरेडी 4:5 के रेशो में मिक्स है तो इसको किसी से इक्वेट, मतलब क्या है, इक्वेट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट डायरेक्ट मैं बोलूंगा कि इन दोनों का जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे जो फाइनल सोल्यूशन मिलेगा उसमें बेटा नाइट्रोजन होगा 10, हाइड्रोजन होगा 8 और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसा बोला गया है। फिर आपको बोला गया है कि इस फाइनल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12 लीटर है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन देखो बेटा कितने हैं, 2, तो बेटा 2 यूनिट के लो, सवाल में 12 लीटर गिवन है। आपको क्या पूछा, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ न्यूली फॉर्म सॉल्यूशन, तो न्यूली फॉर्म सॉल्यूशन का टोटल अमाउंट कितना है, 9 और 8 17, मतलब 27 यूनिट। तो बेटा 27 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 27 मतलब 6 गुना है ना इसका, तो 27 का 6 गुना, 7 छक्कम 42, 12 2 कितनी, 12 4 16, ठीक है 162 लीटर आएगा। बोलो समझा क्या, नहीं समझा तो नहीं समझा बोलो, समझा तो समझा बोलो, फटाफट बोलो जो भी बोलना है। रेशो 4:5 कन्वर्ट करने की मुझे जरूरत इसलिए नहीं गिरी क्योंकि वो सवाल ही ऐसा है कि उसमें रेशो ऑलरेडी 4:5 बेटा कन्वर्टेड है। अगर 4:5 सर, अगर 4:5 के जगह सर उसने सर कोई दूसरा रेशो दे दिया 2:3 वगैरह, तो सर हम क्या करते। तो बेटा उसने कोई दूसरा रेशो दे दिया होता, फॉर एग्जांपल 2:3, वो बोलता कि 2:3 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, किसको, सोल्यूशन 1 और 2 को। तो तुम बेटा पहले इसको इक्वल कर देते, ये 12 और 15 जो है ना, पहले इसको इक्वल कर देते ऐसे, 12 पंचे 60, 15 चौ 60, ये हो गया इक्वल। फिर क्या करते, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, तो ऐसा कुछ करते, देखो 4 तारीख 12, तो बेटा ये 12 12 वैसे कैंसिल हो जाता, और ये देखो 5 तारीख 15, मतलब ये जो है इसको, मतलब इधर वाले वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और इधर वाले वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ऐसा सिस्टम करना पड़ता अगर हमें ये 2:3 के रेशो में करने को बोलता। लेकिन 4:5 के रेशो में करने को बोला और वो ऑलरेडी जो है सवाल के हिसाब से ऑलरेडी गिवन ही था, ठीक है। चलो तो ये ऐसा दिया है जिसमें पहले वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ रहा था, मतलब हमने स्टार्टिंग में बेटा क्या कर लिया, देखो स्टार्टिंग में हमने एफर्ट ले लिए, ये दिया ऐसा है कि इसमें स्टार्टिंग एफर्ट ज्यादा मायने रखता है। जैसे इसके पहले डीआई भी हमने सॉल्व किया, देखो उस कैसलेट टाइप का डीआई था, तो उसमें भी क्या था, स्टार्टिंग एफर्ट मायने रखता है। मतलब अगर स्टार्टिंग में आपसे बहुत ज्यादा काम करा के ले लेता है वो, तो फिर सवाल थोड़े से आसान कर देगा, ठीक है, मॉडरेट लेवल की कर देगा, ठीक है, यही कंसेप्ट है। बताओ इस सॉल्यूशन का, बताओ 4:5 में नहीं होता तो ना, वही तो बताया मैंने अभी, 4:5 में नहीं आता तो क्या करना है। ठीक है ध्यान दो, ठीक है, इन व्हाट रेशियो सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 3 मस्ट बी मिक्स टू फॉर्म द फाइनल सॉल्यूशन, so that in the final solution the amount of hydrogen and nitrogen is same while the amount of oxygen is 15 liter less than that of the nitrogen and the total amount of the final solution is 105 liter। आपको क्या बोला गया है, दो सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन 1 और बेटा सॉल्यूशन 3, ठीक है, इनको क्या करना है, मिक्स कर देना है, ठीक है।
सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 3, इन दोनों को बेटा मिक्स करके क्या करना है, फाइनल सॉल्यूशन जो है क्रिएट करना है। हम सॉल्यूशन 1 में जो है NHO की वैल्यू देख लेते हैं, NHO कितना है। तो सॉल्यूशन 1 में देखो बेटा, सॉल्यूशन 1 में जो है नाइट्रोजन जो है वो 5:4:3 के रेशो में है यहाँ पे, और सॉल्यूशन 3 में कितना है, 3:4 क्या लिखा है, 2 इस रेशो में है। ठीक है, आपको क्या बोला है, देखो ये दोनों सॉल्यूशन को आपको कितने के रेशो में, मतलब ये सॉल्यूशन ये दोनों का बेटा रेशो पूछा है आपको, मतलब अगर मैं इसको x और इसको y मानूं तो आपको x और y का रेशो पूछा है, इनडायरेक्टली x और y का रेशो पूछा है। आपको बोला है कि सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 3 आप कितने के रेशो में मिक्स करोगे, ताकि जब आप इन दोनों को मिक्स करो तो फाइनल सॉल्यूशन के अंदर बेटा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन सेम दिखना चाहिए। मतलब फाइनल सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रोजन जितना है उतना ही हाइड्रोजन दिखना चाहिए। तो मैं अगर मैं इनको डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड करके देख रहा हूँ एक बार, तो बेटा देखो ये 5 और 3 8 हो रहा है, और ये 4 और 4 8 हो रहा है, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो डायरेक्ट डायरेक्ट 8 हो गए, मतलब ये क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट ही इक्वल है। मतलब मुझे इसमें एफर्ट लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है सवाल में, समझ रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या बोला था कि फाइनल सॉल्यूशन के अंदर बेटा हाइड्रोजन की जितनी वैल्यू है उतनी ही किसकी होनी चाहिए, नाइट्रोजन की होनी चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड कर दूं तो बेटा यहाँ पे भी 8 आ गया, यहाँ पे भी 8 आ गया, मतलब ये डायरेक्ट डायरेक्ट इक्वल है। जैसे पिछले सवाल में 4:5 देखो बाय डिफॉल्ट गिवन था, इस तरह से देखो यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट जो है 8 और 8 इक्वल आ गए। और हमारा यही तो काम था कि इन दोनों को इक्वल कर दे, तो हम दोनों ने इन दोनों को इक्वल कर दिया है। अगर इक्वल कर दिया तो यहाँ पे कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, 3 और 2 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन 1 जो है, जो जिस रेशो में आएगा, अभी देखो सॉल्यूशन 1 का टोटल वैल्यू निकालता हूँ मैं, 5 और 4 9 और 3 12, मतलब सॉल्यूशन 1 बेटा 12 है। और देखो यहाँ पे कितना, 3 और 4 6 कितना 9, देखो ये कितना है 9 है। इसका मतलब अगर सॉल्यूशन 1 बेटा 12 लीटर लेते हो और ये 9 लीटर लेते हो, तो भी ये देखो इक्वल इक्वल हो जाता, मतलब आपके सवाल का आंसर 12:9 है। 12:9 ऑप्शन में नहीं, तो इसको कैंसिल करो, ये होगा 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, देखो 4:3 है आंसर, आंसर 4:3 है। 4:3 मतलब बेटा ये 8:6, देखो 8:6, ये आपके सवाल का आंसर। फिर सर ये 15 लीटर ऑक्सीजन 105 का क्या करना है, इसका जरूरत ही नहीं गिरा सवाल में, क्योंकि सवाल ने ऐसा घुमा दिया अपने को कि वहां पे डायरेक्ट ही एडवेट जो है इक्वल इक्वल हो गया। अभी तुम पहले सवाल को पढ़ो, बाद में बोलो समझा कि नहीं, पहले सवाल पढ़ो सब लोग। समझा अभी, क्लियर है। अब बात क्या आती है पता है क्या बेटा, बात क्या आती है कि सर अगर एडिशन से सर डायरेक्ट इक्वल नहीं होता तो क्या करना पड़ता। अगर एडिशन से बेटा इक्वल नहीं होता तो बहुत सारे जुगाड़ करने पड़ते हैं हमको। क्या जुगाड़ करने पड़ते सर, फिर हमको ये करना पड़ता कि सॉल्यूशन 1 में और सॉल्यूशन 2 में बेटा जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो लेवल है ये 5:4:3 है। अगर यहाँ पे बेटा फॉर एग्जांपल अगर ये इक्वल नहीं होते, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वैल्यू इक्वल चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल x लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे भी x लेना पड़ता। ऐसा कोई भी एक वेरिएबल ले लो ना, क्योंकि दोनों को इक्वल करना है, कोई भी एक वेरिएबल ले लो, यहाँ पे x तो यहाँ पे भी x लेना पड़ता। और यहाँ पे लिखा देखो कि ऑक्सीजन जो है 15 लीटर लेस है, किससे, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन से 15 लीटर लेस मतलब x-15 होता है ये। और बेटा इन सभी का टोटल आपको गिवन है 105, तो इससे आपका x का वैल्यू मिल जाता है ना। अगर ये x का वैल्यू मिल जाता तो फिर ऊपर को जो है आप उस हिसाब से एडजस्ट कर देते। समझ रहा है, ये रेशो को बेटा रेशो के मायने के हिसाब से ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता बाद में। ठीक है, अगर आप x का वैल्यू फाइंड कर लेते। ठीक है, ऐसा कब होता जब ये दोनों इक्वल नहीं होते, लेकिन बाय डिफॉल्ट इक्वल मिल गए हमको, ये हमारा नसीब है। एग्जामिनर ने हमारे नसीब को जो है देखने की कोशिश की कि कितने बच्चे नसीब को देख लेते खुद के। ठीक है, ओके, आ गया रे। ये सवाल सॉल्व करो।
बोलो आंसर बोलो। ठीक है ध्यान दो, क्या लिखा है ध्यान दो, क्या लिखा देखो, व्हेन m लीटर ऑफ सॉल्यूशन 4, मतलब सॉल्यूशन 4, एक काम करता हूँ सवाल पहले पूरा पूरा पढ़ लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को भी समझना चाहिए। When m liter of solution 4 is mixed with 156 liter of solution 5 to form solution 6, then the ratio of hydrogen, nitrogen and oxygen in the solution 6 becomes 76, 75, 83। मतलब हमें सोल्यूशन 4 को सोल्यूशन 5 के साथ मिक्स करना है, तो सोल्यूशन 6 एक तैयार हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की हमें रेशो पता लग जाएगी। देन व्हाट विल बी द पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इन द टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन 7 if 156 liters of solution 4 is mixed with m liter of solution 5 from solution 7 to form solution 7। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सबसे पहले जो है सॉल्यूशन 4 को बेटा सॉल्यूशन 5 के साथ क्या करो, मिक्स करो, और ये देगा सॉल्यूशन 6 को जन्म। अब सॉल्यूशन 6 में जो भी वैल्यू मिलेगी हमको, वो कितने की मिलेगी हमको, जो भी है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका एक रेशियो मिल जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला है। फिर उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे जो है सॉल्यूशन 7 को एस्टेब्लिश करना है। और सॉल्यूशन 7 किसके कारण बन रहा है, 5 के कारण और 4 के कारण, मतलब डबल से 4 के कारण और 5 के कारण ही बेटा सॉल्यूशन 7 भी बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पे जो है सॉल्यूशन 4 जो है वो 156 लीटर लेना है, ठीक है, और सॉल्यूशन 5 जो है ये m लीटर लेना है, जबकि स्टार्टिंग में सॉल्यूशन 4 m लीटर लेना था और सॉल्यूशन ये जो 5 जो है ये 156 लीटर लेना था। समझ रहे हो सिनारियो को। और बेटा इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे जो भी रेशो बनेगा ना, अभी इसमें यहाँ पे भी तो रेशो बनेगा जैसे यहाँ पे रेशो बना, तो इस जगह पे बेटा हाइड्रोजन कितना है आउट ऑफ द टोटल, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझा, ठीक गेला डोक्यावरून। पहले तो 4 और 5 को लेके एक सॉल्यूशन 6 बनाना है, फिर हमें 4 और 5 को लेके डबल से जो है सॉल्यूशन 7 भी बनाना है, और वहां पे जो सॉल्यूशन 7 है उसमें बेटा हम हाइड्रोजन की वैल्यू बतानी है आउट ऑफ द टोटल इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। ऐसा क्यों बोल रहा है वो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि वहां पे m की वैल्यू देखो बेटा यहाँ पे गिवन नहीं है, और ये m की वैल्यू निकालना ही हमारा सबसे पहले काम है, क्योंकि m लीटर जब तक नहीं पता लगेगा तब तक हम इस सवाल में वैल्यू का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, 37:117 आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं, देखो क्या लिखा है, आई थिंक ये करेक्ट आंसर है। चलो चेक करते, देखो व्हेन m लीटर ऑफ सॉल्यूशन 4, तो बेटा मैं सॉल्यूशन 4 के वैल्यू लेता हूँ m लीटर, और सॉल्यूशन 5 का जो वैल्यू लेता हूँ कितना 156 लीटर। ठीक है, इन दोनों को जो है क्या करना है, मिक्स करना है ताकि मैं सॉल्यूशन 6 बना सकूं। ठीक है, मैं बना रहा हूँ बेटा सॉल्यूशन 6, इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों को मिक्स करके इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे मुझे बताना है किसकी, मैं किसका लिख रहा हूँ जब से वैल्यू, नाइट्रोजन, मैं देखो मैं लिख रहा हूँ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये रेशियो बराबर याद रखने का, ये रेशियो थोड़ा हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का है, अपने को अपने हिसाब से कन्वर्ट करना है, याद रखो। सॉल्यूशन 4 में देखो बेटा कितना है, सॉल्यूशन 4 में सर ये है सर 345, ओके, और ये जो है सॉल्यूशन 5 में कितना है सर, ये सर 643 है, ओके। और सॉल्यूशन 6 जो बनेगा उसमें देखो बेटा पहले देखो, पहले हमें लिखना है नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन कितना है सर 75 है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन सर 83 है, और हाइड्रोजन कितना है, तो सर हाइड्रोजन 76 है। बोले ये यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। ठीक है, जो बच्चा है ना होशियार है ना, उसको समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, और उसको ये भी दिमाग लग गया कि इससे हमें क्या करना है। देखो एक बात समझो बेटा, हमने ऐसे सवाल पढ़े हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर में, देखो मिल्क और वाटर का सोल्यूशन है और सोल्यूशन बी का बेटा वैल्यू गिवन था, हम दोनों इनको ऐड करके देखो एक मिक्सचर बनाते थे, यहाँ पे भी रेशो गिवन था 2:3, 4:5, यहाँ पे 6:7, ऐसा कुछ रेशो गिवन होता था, और यहाँ पे हमें देखो इन दोनों का रेशो निकालना पड़ता था x:y, है ना, इन दोनों का रेशो निकालना पड़ता था कि नहीं, या फिर हमको y की वैल्यू गिवन रहती थी 6 लीटर, तो हमें x की वैल्यू निकालनी होती थी, इसके लिए हम क्या करते थे बेटा, एलिगेशन ही लगाते थे।
कि सर मिल्क का वे सर मिल्क को रेफरेंस मान लो सर, अगर मैं मिल्क को रेफरेंस मान लूंगा तो बेटा सॉल्यूशन ए में जो है मिल्क कितना है सर 2/5 है, फिर बी में कितना है तो सर बी में जो है सर ये 4/9 है, सर ओवरऑल में कितना है सर ये ओवरऑल में सर 6/13 है। ऐसा नहीं पढ़ाया था मैंने आपको एलिगेशन में। इससे मुझे क्या मिलता है, इससे मुझे बेटा यहाँ पे इन दोनों का रेशियो मिलता है ए और बी का। इन द सेम वे मुझे सॉल्यूशन 4 और सॉल्यूशन 5 का रेशियो मिलेगा अगर मैं एलिगेशन लगा दूंगा। दो की जगह 3 क्वांटिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा एलिगेशन लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसका आंसर आएगा एम लीटर का, तो एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते बेटा टोटल टोटल कितना होगा। इसका टोटल कितना होगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12, बेटा इसका टोटल हो जाएगा 12। 4 और 3 कितना 7, 4 और 3 होता है 7, 7 और 6 कितना 13, 13 ही होता है ना, हाँ 13 होता। इनका टोटल कितना होता है 75, 75 150 और 75 करो 150 तो 225, 225 और एक 226, 226 में 5 मिलाऊं और बाद में 3 मिलाऊं, 226 में 8 मिलाऊं तो 234 होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये सबका सेम आया 234। हाँ, देखो दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट डायरेक्ट आप उधर फ्रैक्शन लेके जाओ या फिर यहाँ पे भी इन सबको इक्वल कर दो। देखो बेटा दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक तो आप इन सबको इक्वल कर दो, इन सबको इक्वल कर दो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके, तो ये इक्वल कैसे होंगे मेरे को तो दिख नहीं रहा भाई। ये इक्वल 13 से कटता है, ये 13 एक 13 और ये 13 से तो कटता है, तो ये 13 से कितने बार कटेगा 234, 234 13 से कटता है क्या, हाँ 13 एक 13, 104 ना, 8 3 6 13 से 18 बार कट रहा है। ओके 13 से 18 बार कट रहा है, क्या ये 12 से कटता है, 12 एक 12, 114, 12 से नहीं कटता ये, ठीक है छोड़ो। अगर ये 12 से नहीं कटता तो फिर ये लेके कोई मतलब नहीं है। एक काम करता मैं इसका एक वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, किसी भी एक चीज को रेफरेंस मान लो, किसको भी रेफरेंस मान लो, आपकी मर्जी जिसको मानना है, ठीक है। 76 को हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लेते, ठीक है, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लेते। अगर बेटा मैं हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी की बात करते हैं। सॉल्यूशन ए में बेटा हाइड्रोजन कितना है तो सर ये 4/12 है, बहुत बढ़िया 4/12 है। सॉल्यूशन बी में हाइड्रोजन कितना है तो सर ये 4/13 है। और सॉल्यूशन सी में कितना है तो बेटा ये है 76/234, ठीक है ऐसा। बोलो क्लियर है यहाँ तक, तुम बोलो भाई तुमको क्लियर है क्या। ठीक है, हाँ अभी इसको एक काम करते हैं, इसको पहले अच्छे से कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। ये हो जाएगा 4 एक 4, ये हो जाएगा 4 3 12, ये दोनों के दोनों नंबर जो है से कटेंगे, 3 और 4 7 और 2 9, 7 और 6 15, मतलब ये 6 से कटेंगे ना, 6 से कटते हैं, 6 से 60, 6 से नहीं कटते ना, 7 और 6 13, 6 से नहीं कटते, 7 और 5 12, ठीक है 6 से नहीं कटते तो किससे कटेंगे, 2 से कटेंगे ना, तो 2 का 38 गुना, 38 दूनी 76, 8 दूनी 16, और 2 से कितना बार कटेगा ये 100, 117 बार कटेगा, ऐसा कुछ तो भी कटेगा ये। ठीक है ऐसे ही कट रहा है ना, ऐसे ही तो कट रहा है मेरे वैल्यू में, तो ऐसे ही कट रहा है। तो यहाँ पे आ गया 1/3, एक काम करते हैं 3 13 और 117, 117 जो है और 13 जो है ये दोनों के दोनों जो है, एक काम करता हूँ 117 जो है ये 3 से तो कट ही जाएगा ना, एक काम करता हूँ मैं 117 इंटू 13, ठीक है, इस नंबर से सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर देता, 117 इंटू 13, ठीक है, 117 इंटू 13 से सभी को मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है, इससे मेरा कोई कैलकुलेशन शायद आसान हो जाए। क्या हो जाएगा देखो, 3 का बेटा कितने गुना है ये, 3 तिरिक 9 एंड 3 9 27, ये इतना टाइम्स है, ये 13 से 13 कट जाएगा और 117 से 117 कट जाएंगे, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हेवी हो रहा है, कोई बात नहीं कर लेते अभी। 13 तरीके 39, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 407,
यहाँ पे कितना आएगा देखो, 2768 मतलब ये हो जाएगा 468, और 38 का 13 गुना 13, यहाँ पे आएगा 494, ऐसा आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो बहुत ही आ रहा है डिफरेंस। 468 और 494 में गैप कितने का है? नाइन्टी फोर आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का पहले गैप देख लो कितना था, और इन दोनों का गैप लिख लो इधर। ठीक है, 94 में से अगर मैं 7 कम कर दूं तो 87 का गैप आ रहा है। और इधर अगर मैं बात करूँ 68 और 2 होते हैं, 68 और मिला के 2 होते हैं 72, और 26 का गैप आ रहा है। कुछ तो भी गड़बड़ हो गया है। 507 आता है ना? ओके, 507 आता है। अगर ये 507 था, 507 में से 94, तो ये कितना है? 7 तो 7 तो 14 दिखाई दे रहा है। कितना आ रहा है रेश इधर? 26 आ रहा है क्या? ओके, तो 6 और 7 13 हो रहा है। ओके ओके, थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ी होगी मेरे। यहाँ पे 13 आ रहा है, यहाँ पे 26 आ रहा है। इसका मतलब 2:1 रेशो आ रहा है ना? 2:1 रेशो आ रहा है। ये समझा कि और एक बार बताना पड़ेगा? समझा? सबको समझा ना? डबल बताऊंगा तो भी वही चीजें होंगी, बस कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2:1 रेशो आ गया बेटा। 2:1 का मतलब क्या हो गया? इससे हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 2:1 देखो सोल्यूशन a जो है बेटा m के बराबर है। ठीक है, और ये जो है 156 के बराबर गई, 156 है तो ये कितना आएगा? 312। मतलब बेटा यहाँ पे m की वैल्यू हमको पता लग गई 312 है। ये हमारे काम की चीज थी। ठीक है, हमने इतना निकाल लिया। अब क्या करना है देखो, अब क्या करना है, अभी हमें क्या करना है? सॉल्यूशन देखो तैयार कैसे करना है। सॉल्यूशन 4 का 156 लीटर, सॉल्यूशन 4 का बेटा 156 लीटर लेना है, और सॉल्यूशन 5 का m लीटर, m लीटर मतलब 312 लीटर लेना है, और उसमें हमें सॉल्यूशन 7 को क्रिएट करना है। ठीक है, चलो मैं इसको दूसरे पेज पे करूँ क्या थोड़ा? तो मैं थोड़ा बना लेता हूँ, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन 4 और सॉल्यूशन 5 की बात करता हूँ। हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सॉल्यूशन 4 में कितना है बेटा? 3:4:5, और सॉल्यूशन 5 में कितना है? 6:4:3। अगर मैं इनका एडिशन करूँ तो 4 और 5 9 और 3 कितना? 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 6 और 4 10 और कितना? 13 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो अभी मेरी बात। देखो सॉल्यूशन 7 क्रिएट करना है, ठीक है, जिसमें 156 लीटर जो है सॉल्यूशन 4 का लेना है, और सॉल्यूशन 5 का 312 लीटर लेना है। ठीक, तो सॉल्यूशन 4 का लेना है बेटा 156 लीटर, और सॉल्यूशन 5 का लेना है 312 लीटर। मतलब इनडायरेक्टली इसको कितने के रेशो में हमें मल्टीप्लाई करना है? 1:2 के रेशो में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 1:2 तो हो नहीं रहा। तो एक काम करो, पहले इसको इक्वल कर लो। इसको इक्वल करने का तरीका ये है कि इसको 13 से और इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गए इक्वल। अभी हमको ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे से 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से ये हमें कैलकुलेशन करने हैं। इस कैलकुलेशन में बेटा देखो 12 से 12 कट जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा हाँ, इसमें एक गड़बड़ हो गई, इसमें एक गड़बड़ हो गई मेरी। ठीक है, ध्यान से सुनो।
एक्चुअली मैं आपको पढ़ाता तो हूँ ऐसे, लेकिन मेरे को याद नहीं रहता है। ये जो ओरिजिनल वैल्यू होते हैं बेटा, इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। ये ओरिजिनल वैल्यू को आप कैंसिल नहीं कर सकते, मतलब इनडायरेक्टली ऊपर वाले रेशो को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाले रेशो को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऐसा बोला गया है। और इन दोनों को बेटा मिक्स कर देना है, फिर इसको मिक्स करके सॉल्यूशन 7 बनाना है। इन दोनों को मिक्स करके 13 तिरिक किती 39 प्लस किती 24 छक किती होते 144, ऐसा 14 तिरिक 52 प्लस 24 चौकी थी 96, ये ऐसा हो जाएगा 5 13 पंजे 65 प्लस 24 तिरिक 72, ऐसा ये जो है सॉल्यूशन 7 का रेशो आएगा। अच्छा पूछा क्या, मैं वो ध्यान नहीं दे रहा। पूछा क्या है देखो, व्हाट विल बी द पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इन द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 7। ओके, सॉल्यूशन 7 में हाइड्रोजन का पार्ट कितना होगा, कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है देखो 52 और ये 96 कितना हो जाता है, मेरे हिसाब से 148 होगा। 148 तो इसमें हाइड्रोजन होगा, ये कितना हो जाएगा 183 होगा, 37 होगा, ठीक है। तो ये हमको बताना है कि 148 जो है ये आउट ऑफ द टोटल कितना है, इनका टोटल करो। 137 और 83 मिला के कितने हो जाएंगे 140, 468 समथिंग हो रहा है, 468 इतना बेटा हो जाएगा हाइड्रोजन। ये 148 और 146 का जो है रेशो ले लेना है आप लोगों को। इसको 4 से काट सकते क्या, बिल्कुल 4 से काट सकते। ये हो जाएगा 4 तिरिक 12 4 7 28, ये हो जाएगा 11 चौ 44 आणि 4 7 28, 37:117 आंसर आता। देखो आया क्या, ये आंसर है। ठीक है, थोड़ा लेंदी था कैलकुलेशन, वैसे कैलकुलेशन लेंदी नहीं होगा अगर आपके थोड़े कैलकुलेशन अच्छे हैं। मेरी थोड़ी गलती हो रही थी, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। क्लियर है सबको, ये क्वेश्चन क्लियर है क्या। तो बेटा ये 3 ही क्वेश्चन थे इस सवाल में, ठीक है। ये वाला डीआई हम कल करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और उस डीआई को टाइम भी बहुत लगेगा। हाँ, किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ये ले लो, इसका स्क्रीनशॉट, अभी का जो क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। एलिगेशन का अल्टरनेटिव तो मेरे हिसाब से नहीं आएगा, एक अल्टरनेटिव है एलिगेशन का, चलो मैं एलिगेशन का अल्टरनेटिव बता देता हूँ। एलिगेशन का अल्टरनेटिव क्या है सर, देखो बेटा एलिगेशन का एक अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आप एक काम करो, देखो इसको ऐसा लिखते हो ना आप लोग, देखो जैसे अभी ये वाला है, ठीक है, इसको तो मैं अल्टरनेटिव भी नहीं बोल सकता वैसे। चलो करके देख सकते हैं अगर तुमको करना है। देखो एक अल्टरनेटिव ये है कि 3:4:5 है, ये कितना है 6:4:3 है, और ये है 75:76:83, ऐसा है ना, ठीक है। ये है एक प्रकार से 4 में, ठीक है, सॉल्यूशन 4 में सॉल्यूशन 5 को मिला है तो सॉल्यूशन 6 मिल रहा है। तो आप इसके मल्टीपल को x समझ लो, इसके मल्टीपल को y समझ लो और इसके मल्टीपल को z समझ लो। आपकी कोई भी दो इक्वेशन को ले लो, कोई भी दो इक्वेशन ले लो, जैसे मैं 3x + 6y इज इक्वल टू 75z ले लेता हूँ डिवाइडेड बाय, क्योंकि डिवीजन में है ना, तो अब इसको ऐसा ले लो 4x + 4y, ठीक है, इज इक्वल टू 76z। तो z से z कैंसिल हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y का रेशियो मिल सकता है आपको। ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है। ये समझा क्या, ये इस टाइप से करके देखो आंसर आ सकता है। इस टाइप से तो मेरे हिसाब से तो आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू आ जानी चाहिए।
ठीक है, इससे करके देखो आ जाएगा आंसर, मेरे हिसाब से तो आ ही जाएगा एक्स और वाई का वैल्यू। ठीक है, एक साइड में एक्स की वैल्यू ले लो, एक साइड में वाई की वैल्यू ले लो, एक्स और वाई का जो है रेशो बना लो। ठीक है, ट्राई करके देखो आता क्या, मेरे को बताना कल। पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ये लो, ये पहला क्वेश्चन है।